हाय लबासना ड्रीमर्स, आज तारीख है 28 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून के मेन समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि उत्तर प्रदेश में जाति पर आधारित दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है बीएसपी और दूसरी है एसपी। तो जहां एसपी ओबीसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यादवों को रिप्रेजेंट करता है, और बीएसपी रिप्रेजेंट करती है एससी एंड एसटी कैटेगरी को। अब देखिए ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कि ब्राह्मण वोट को वो करने के लिए, मीन कन्विंस करने के लिए इस वक्त लॉर्ड परशुराम के स्टेचू के रिगार्डिंग ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। एसपी ने बोला कि हम लॉर्ड परशुराम का जो एक स्टेचू है, कह रहे हम इतना बड़ा बनवाएंगे। तो बीएसपी बोलती है, कहती नहीं, जितना एसपी ने प्रॉमिस किया हुआ है मैं तो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा बनवाऊंगी। तो इसलिए जो अगर मुझे वोट दिया जाता है तो मैं इससे ज़्यादा बड़ा वो बनवाऊंगी, स्टेचू बनवा दूंगी। राइट, मतलब राइट नाउ इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या है, मतलब इन दोनों डिस्प्यूट तो नहीं है, बेसिकली एक रेस है कि कौन ज़्यादा बड़ी मूर्ति बनवा देगा, कौन ज़्यादा कि ब्राह्मणों का हितैषी है। तो ये यही बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। आर्टिकल में हमारे पास सबसे पहला वाला आर्टिकल है वो वैक्सीन के रिगार्डिंग है। ये पहला वाला आर्टिकल है वैक्सीन के रिगार्डिंग। अब देखिए वैक्सीन के ट्रायल्स ऑलरेडी वेरियस कंट्रीज़ में चल रहे हैं और वैक्सीन के कई फेज़ हैं, क्योंकि वैक्सीन के डेवलपमेंट में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 तो 3 फेज़ होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो फ़ेज़ 1 होता है वो तो केवल उसकी क्वालिटी को चेक करता है, फिर उसकी सेफ्टी को चेक किया जाता है, फिर उसकी और कितनी इफिशिएंसी है इसको चेक किया जाता है, और वेरियस आपके सिंपल मॉडल्स होते हैं। तो चाइना का जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी फ़ेज़ 3 में रन कर रहा है। कुछ वैक्सीन उन्होंने डेवलप कर ली है, अपनी मिलिट्री को भी प्रोवाइड करवा दिया है। कहें कि इसी तरह की जितनी भी वैक्सीन डेवलप हो रही है, अब वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो वैक्सीन डेवलप हो रही है उसके लिए फ़ेज़ 3 ट्रायल की अनुमति मिल गई है। मतलब ये हुआ कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 क्या हो गया कि वो पास हो चुका है। अब देखिए फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के पास होने के बाद राइटर का पर्सपेक्टिव ये है कि देखिए फ़ेज़ 2 अगर कोई वैक्सीन अगर पास कर जाती है तो उसके प्रोटेक्शन, मतलब कि चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अभी राइट नो हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, कह वहाँ पर फ़ेज़ 2 क्वालिफाइड हमारे पास एक वैक्सीन तो है। करी अगर ये फ़ेज़ 3 अगर क्वालिफाइड हो जाता है तो फिर तो ये बेस्ट वन है कि अगर फ़ेज़ 3 अगर क्वालिफाई हो जाता है तो हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नीडी वन है करेंगे सबसे पहले, और जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, कमज़ोर हैं, कि हम उनको क्या करेंगे, हम उनको ये वाली वैक्सीन प्रोवाइड करवा देंगे। तो राइटर के अकॉर्डिंग कि देखिए फ़ेज़ 3 का जो ट्रायल होने वाला है उसकी सैम्पलिंग कैसी होनी चाहिए, राइटर इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि उसकी सैम्पलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन दैट सेंस कि यूजुअली फ़ेज़ 3 के सैम्पलिंग में हम केवल एक हेल्दी पर्सन को लेते हैं और उसी के ऊपर सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन राइटर का कहना यह है कि नहीं, इस बार हमें वल्नरेबल ग्रुप को भी इसमें ऐड करना चाहिए, जो कमज़ोर हैं, जो इन्फेक्टेड होने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा हैं, करेक्ट, हमें सैम्पलिंग में उनको लेना चाहिए। फिर राइटर कहेंगे अच्छा वॉलंटियर्स तो इसमें चाहिए फ़ेज़ 3 के लिए आपको, तो वॉलंटियर्स में भी आप हेल्थ केयर वर्कर को ही लो। अब आप हेल्थ केयर वर्कर को आप क्यों लोगे? राइटर कहते हैं कि इसके पीछे भी 2-3 वजह हैं। कह रहे कि पहली बात तो जो आम पब्लिक है ना, कह रहे उसके पास एक मैसेज जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक्शन, एक डॉक्टर का कोई भी एक्शन होता है, करे वो एक बड़े मतलब कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस भी करता है कि अच्छा डॉक्टर ने ऐसा किया तो फिर ये अच्छा ही होगा या सही होगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग कि अगर हेल्थ केयर वर्कर अगर वॉलेंटरी अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो फ़ेज़ 3 के ट्रायल में जो हम वेरियस प्लेसेस पर वेरियस लेबोरेटरीज में करना चाह रहे हैं, कि हमारे लिए ऑडियंस को कलेक्ट करना आसान हो जाएगा। ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। फिर सेकेंड थिंग ये हो गई कि देखिए कि जब जो आपका हेल्थ केयर वर्कर है, कह रहे हैं कि उसके पास मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज और उसके पास मतलब प्रिकॉशंस वगैरह लेने के चांसेस कह रहे कि बहुत ज़्यादा रहता है। पहली बात तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा आपसे कि अगर आपने उसको वैक्सीन दिया तो वैक्सीन के पहले की उसकी स्थिति क्या थी, वैक्सीन के बाद की उसकी स्थिति क्या है, तो अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस को एक मेडिकल टर्म में आपको बता पाएगा। अदरवाइज एक जो आम पब्लिक होगी, आपको उससे सवाल पूछने होंगे, फिर सवाल के वो वेग से आंसर देगा, तो आपके पास प्रॉपर से क्या होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कह रहे उसमें भी आपको जो हेल्थ केयर वर्कर को जिन्हें चूज़ भी करना है, कह रहे उसमें भी आप 55+ ईयर ओल्ड के मतलब कि आप हेल्थ केयर वर्कर को आप चूज़ करो।
और आप उनको चूज करोगे तो एक बड़ी ऑडियंस, मतलब कि आपकी जो सैंपलिंग होगी फेज 3 की, कह रहे कि वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव होगी। कह रहे कि अभी तक तो जो फेज 3 ट्रायल का जो अदर कंट्रीज करती चली आ रही हैं, कह रहे वो तो केवल हेल्दी लोगों पर करती चली आ रही, तो हम वैसे इनको डेवलप कर लेते हैं। कह रहे कि नहीं, हमें क्या करना है कि हमें हेल्थ केयर वर्कर को चूज करना है, वो भी 55 ईयर प्लस वालों को चूज करना है। कह रहे कि अगर जो हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा वो हमारी फेज 3 ट्रायल को बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव बना देगा। अगर हम इस फेज 3 ट्रायल को अगर हम पास करते हैं तो फिर आगे जा करके कोई अगर वल्नरेबल ग्रुप है, कोई अगर हेल्थ केयर वर्कर है, तो स्पेशली डॉक्टर एंड नर्सेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं राइटर कहते हैं कि अगर वैक्सीन हमारा फेज 3 क्वालिफाई हो जाता है तो हमें सबसे पहले जिन्हें देना है जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, पुलिस हो गई। तो इन जो हमारे आर्मी के स्टाफ्स हो गए और जो सोल्जर्स हो गए, कह रहे जो सबसे पहले जो वैक्सीन के जो हकदार है, कह रहे हैं कि ये जो बिल्कुल फ्रंट पे काम कर रहे हैं, कि बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जो सोल्जर्स हैं और बेसिकली जो राइट नाउ ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को, तो सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। उसके बाद होगा क्या कि आप धीरे धीरे नीचे ग्राउंड लेवल पर आप क्या करोगे, पेनिट्रेट करोगे। राइटर का एक और सजेशन ये है कि आप वैक्सीनेशन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे। कह रहे हैं कि आप उसका किसी भी प्रकार का ना पैसे वगैरह लेने का कोई मतलब कि मूड आप मत बनाइए, जस्ट बिकॉज वॉट कि बहुत जल्दी से पेनिट्रेट हो पाए नीचे। और अगर एक भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड रहता है तो फिर ये आपका जो पूरा मुहिम है, जो पूरी आइडियोलॉजी है, कह रहे हैं वो पूरी तरह से असफल हो जाएगी। फिर अब यहाँ पर कुछ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। कहते हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की भी जरूरत है। कह रहे ध्यान कुछ ऐसे देने की जरूरत है कि जिन आप हेल्थ केयर वर्कर को आप इस सैंपलिंग के लिए चूज कर रहे हो, कह रहे आपके पास उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि दोबारा वैक्सीनेशन के लिए आप उनको कुछ भी ऐसा नहीं दोगे। और वो पर्सन कि जो ऑलरेडी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुका है, कह रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए आपको उनको तो लेना ही नहीं है। और जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, कह रहे हैं आपको उनको भी नहीं लेना है। आपको बिल्कुल फ्रेश मन को लेना है कि जिसको अभी तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है और उसके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई है। क्योंकि देखिए कि एक टी सेल की वो होती इम्यूनिटी होती है, कह रहे वो किसी के अंदर अगर डेवलप हो गई तो हो सकता है कि वैक्सीन को किसी प्रकार का सपोर्ट हासिल हो जाए। कह रहे कि हमें किसी भी प्रकार की वैक्सीन को सपोर्ट ना मिले और हमें ऐसे हेल्थ केयर वर्कर के साथ अपने फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट करना चाहिए और सबसे नीडी वन को सबसे पहले हमें वैक्सीन प्रोवाइड करवा देना चाहिए। हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है, वही रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के है। अब देखिए यहाँ पर कार्जो जी ने अपना एक आर्टिकल लिखा हुआ है। अब इसमें ये प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने के रिगार्डिंग अब वो अपने फादर की एक स्टोरी बतलाते हैं कि एक बार हुआ क्या कि एक किसान करता है कि मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में एक बिल्कुल उसे डिफेम करने के रिगार्डिंग एक पोस्टल कार्ड लिख देता है। तो मजिस्ट्रेट करता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट में चला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहते हैं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इमीडिएटली नोटिस जारी कर दिया उस विलेजर को। तो एक नोटिस जारी किया, दूसरा नोटिस जारी किया, बट वो नहीं आया। फिर नॉन अवेलेबल बेसिकली नोटिस जारी कर दिया गया। तो पुलिस गई और उस विलेजर को उठा करके लेकर के आई कोर्ट में। और फिर जज ने विलेजर से पूछा कि अच्छा बताओ, मैंने तुम्हें इतनी नोटिस भेजी, कह रहे तुमने उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, तुम आए क्यों नहीं कोर्ट में। तो विलेजर का कहना ये था कि देखिए मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं, रेलवे वगैरह और जो बसेस वगैरह के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। जब आपकी पुलिस आई तो पुलिस हमको बिना पैसे के आपके सामने लेकर के आई है, तो मैं आ सका हूँ, राइट। तो जज ने मतलब उसकी स्थिति को मतलब प्रॉपर समझा और फिर केवल वार्निंग दे करके छोड़ दिया, बोला कि अब तुम घर जा सकते हो। तो फिर विलेजर कहता है कि नहीं, मैं घर कैसे जा सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। करे आप तो लेकर के आए थे बट उसके बाद फिर मैं जाऊँगा कैसे, पुलिस तो मुझे छोड़ने जाएगी नहीं। फिर देखिए जो उस वक्त के जो हाईकोर्ट के जो जजेस थे, उन्होंने पर्सनली इस केस में कह रहे कुछ पैसे वगैरह भी दिए और जो वहाँ के सीनियर जो एडवोकेट थे, कह रहे उन्होंने मतलब प्रॉपर खाना वगैरह खिलाया उलाया और फिर मतलब पूरे रेस्पेक्ट के साथ उसको वापस भेजा। ठीक है। अब राइटर यहाँ पे कह रहे हैं, ये पूरा रेफरेंस दे करके ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट होता है ना, कह रहे कि वो अपने जजमेंट के लिए कह रहे उसमें कह रहे वो बहुत ही ज़्यादा एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे बैठा हुआ पर्सन होता है ना, उसकी जो पोजीशन है ना, कह रहे उसे उसकी गरिमा को बनाए रखना पड़ता है। कह रहे वो कैसे भी हो, कह रहे आपको तो उसे बना करके रखना होगा। अभी जो आपने राइट नाउ किया हुआ है कि इसमें वेरियस पर्सपेक्टिव निकल करके आ रहे हैं। कह रहे कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कह रहे कि एक तरह से अगर सीजीआई को इंडिविजुअली अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, कह रहे उसके ऊपर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया।
कह रहे कि इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म करना ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। कह रहे कि आप तो इस पूरी डेमोक्रेसी में आप तो किसी को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहे हो। कह रहे कि हो सकता है कि सीजीआई का ऐसा मन हो कि रिटायर होने के बाद वो ऐसी बाइक खरीदना चाहते थे कि जो 50 लाख रुपीज़ की बाइक है, और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो एक बीजेपी के लीडर का था। बस आपके ट्वीट में इतनी सी बात लिखी गई थी कि मतलब इस लॉकडाउन में जब हर कोई क्वारंटाइन है तो करें ऐसे केस में सीजीआई कर क्या रहे हैं कि एक बहुत एक्सपेंसिव बाइक पर क्या करें कि फोटो एंड जेस्चर्स वगैरह ये सारे काम कर रहे हैं। अब राइटर यहाँ पर कुछ पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि देखिए कि 1980 के पहले तक जो जजेस हुआ करते थे, कह रहे वो कार खुद ड्राइव करके आते थे, उन्हें किसी भी प्रकार के पर्क्स वगैरह मिलते नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या कि थोड़ा थोड़ा पब्लिक का अटेंशन पाने के लिए तो जुडिशरी ने क्या किया कि खुद ही में रिफॉर्म किया कि लाल बत्ती होनी चाहिए, उसमें सायरन बजना चाहिए। कह रहे ये सारी चीज़ें केवल आपने इसलिए की ताकि पब्लिक अटेंशन आप गेन कर सको। ठीक है, कह रहे पब्लिक अटेंशन को गेन करना, कह रहे ये तो आपके प्रोटोकॉल के ही अगेंस्ट में था। कह रहे कि आपको तो मतलब कि ऑडियंस के मतलब कि जो आम पब्लिक है, कह रहे उसमें तो आपका इन्फ्लुएंस बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे पर्क्स एंड ये अलाउंसेस डेवलप होते जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कैसे वैसे वैसे आप करते क्या हो कि एक एग्जीक्यूटिव के लेवल पर आप अपने आप को रखने लग जाते हो कि आपको वोटिंग भी चाहिए होगा, फिर आपको सिक्योरिटी भी चाहिए रहेगी, फिर आपको इस प्रकार का रेस्पेक्ट भी चाहिए होगा, इस प्रकार की अच्छी अच्छी कार भी चाहिए रहेगी। कह रहे कि ये सारा जो पूरा जुडिशरी सिस्टम है ना, कह रहे कि वो उसके अगेंस्ट में जा रहा होता है। ठीक है, अगर हो सकता है कि वो आप 50 लाख रुपए की बाइक वो आपकी ना हो, या इस प्रकार का जो पब्लिक अटेंशन जो आप गेन नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो ट्वीट में गेन हो गया। तो राइटर के अकॉर्डिंग कि देखिए 1980 के बाद से जब इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं ना, तो कह रहे हैं वैसे ही आप बहुत ही ज़्यादा आप लोग ओवर एम्फोसाइज ओवर हाइप्ड हो। कह रहे हैं आपको करना क्या चाहिए, कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में एटलीस्ट तो न्यूट्रल रहना चाहिए था, आपको नहीं बोलना चाहिए था कुछ भी, क्योंकि ये आपके अधिकार के बाहर की चीज़ थी, और कोई भी आपको एक इंडिविजुअल सिटीजन आपको क्रिटिसाइज तो कर ही सकता है। लेकिन आपने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था, आपने कोर्ट की गरिमा का इवन ध्यान नहीं दिया था। कह रहे देखिए कि जो उसका सेकंड वाला जो ट्वीट था ना कि जो डेमोक्रेसी वगैरह के रिगार्डिंग, कह रहे कि वो भी क्रिटिसिज्म सही था। कह रहे कि एक जो पब्लिक पोजीशन है, कह रहे उसे तो कोई भी ऑडियंस क्या सिटीजन क्या कर सकता है, क्रिटिसाइज तो कर ही सकता है, बट स्टिल आपने क्या किया, वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। कह रहे फिर राइटर समराइज करेंगे इस पूरी स्टोरी को, कहेंगे देखिए कि कोर्ट की और जो अगर उसे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना खुद का, तो उसे ये पब्लिक अटेंशन से थोड़ा सा दूर रहना होगा। अगर पब्लिक अटेंशन से अगर ये जुडिशरी दूर रहती है तभी वो न्याय कर पाएगी, अदरवाइज तो वो फिर इन्हीं चीज़ों में उलझ करके रह जाएगी, वो आम पब्लिक को न्याय नहीं दिलवा पाएगी। और आम पब्लिक का जो आम ऑडियंस है, कह रहे हैं कि उसके साथ होगा क्या कि वो उसका विश्वास है जो इस वक्त जुडिशरी पे कह रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं उसकी गरिमा आपको रखनी चाहिए। ये एक डिप्लोमेट है, इन्होंने ऐसा आर्टिकल लिखा हुआ है। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। वो देखिए जैसे मोहम्मद की रिगार्डिंग है। देखिए कि अभी हुआ क्या, पुलवामा में सीआरपीएफ के कैंप पे क्या हुआ था कि अटैक हुआ था। अब अटैक में जवानों की हताहत शहीद हो जाते हैं। फिर उन सारे केसेस में राइटर यहाँ पे कहते क्या है कि देखिए इमरान खान अगर चाहते हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन बहुत अच्छा हो, कह रहे उनके पास पुलवामा अटैक के बाद कह रहे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कह रहे अभी राइट नाउ उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ आतंकवादियों को क्या किया है कि मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। कह रहे हैं कि अगर इसी लाइनेज में अगर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और इंडिया के कंसर्न को अगर थोड़ा सा अगर वो ध्यान में रखते हैं, तो हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो सकता है कि संबंध थोड़े से और मधुर हो सकते हैं, रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अब इसमें कुछ वही एग्जांपल्स वगैरह दिए गए हैं कि कुछ आतंकवादियों के नाम दिए गए, तो वो उतना रेलेवेंट नहीं है इसमें, राइट। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारा, वो है जेई और इवन नीट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। देखिए नीट का एग्ज़ाम अगर आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस में, तो आपको नीट का तो एग्ज़ाम देना ही होगा। बट जेई के साथ ऐसा केस नहीं है। देखिए जेई में है क्या कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जेई का एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर कैंडिडेट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 लाख कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे नीट के एग्ज़ाम में, और जो जेई का एग्ज़ाम है उसमें जो पॉपुलेशन है, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, कह रहे हैं वो 8 से 8.5 लाख की करीब कैंडिडेट हैं जो कि अपीयर होने वाले हैं जेई के एग्ज़ाम में। राइटर कहते हैं कि देखिए कि एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन पाने के लिए नीट का एग्ज़ाम तो ज़रूरी है,
लेकिन इसमें ये एडवाइस क्या देते हैं, कहते हैं कि देखिए इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिस्क में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर करने से मना कर दिया। पोखरियाल साहब भी बोल रहे हैं कि नहीं, एग्ज़ाम तो अब तो अगर इससे ज़्यादा डिले किया तो ये तो जीरो एकेडमिक ईयर हो जाएगा, जो किसी स्टूडेंट के लिए भी अच्छा नहीं होगा, कॉलेज के लिए भी अच्छा नहीं होगा, बेसिकली मतलब कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए अब राइटर का यहाँ पर सजेशन क्या है कि आप एक काम करिए, आप 10+2 के मार्क्स के बेसिस पर आप मेरिट को तैयार करिए और नीट के एग्जाम में आप क्या करिए कि लोगों को एडमिशन दिलवा दीजिए। ठीक है। अब जब यही वाइस वर्सा की बात आती है, जब रिवर्ट करने की बात आती है जेई के एग्जाम में, जब आप जेई के एग्जाम में भी आप सेम चीज़ को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो जेई के जो प्रोफेसर्स हैं कह रहे हैं कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। ऑब्जेक्शन क्यों रेज करते हैं? क्योंकि देखिए कि जो जेई का एग्जाम होता है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक पर्सन है, एक कैंडिडेट है, वो खुद को प्रिपेयर करता है और एक अटेम्प्ट या हार्डली 2 अटेम्प्ट में आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होता है। तो बेसिकली ये जेई के एग्जाम में ने क्वालिटी मैटर्स बहुत ज़्यादा करती है। कह रहे हैं कि एक बार को अगर आपने किसी कैंडिडेट को 10+2 के लेवल पर अगर आपने किसी को एंट्री दे दी जेई के एग्जाम को ओवर पास करके, तो कह रहे हैं कि जो एकेडमिक्स हो गए ना, जो आईआईटियंस की जो वैल्यू होती है, जो उनके ब्रेन की, कह रहे हैं कि वो क्वालिटी गिर जाएगी और वो क्वालिटी को गिराना नहीं चाहते। तो इसकी वजह से वो इस वाले एग्जाम में 10+2 के मेरिट को नहीं लेना चाहते। वाइल अगर आप नीट के एग्जाम की बात करोगे तो कह रहे हैं नीट के एग्जाम में तो वेरियस अटेम्प्ट्स मिलते हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स तो करेंगे क्या कि इस साल हो सकता है कि वो एग्जाम ना दें। ठीक है, क्योंकि इनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस साल आपने नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर आप नहीं दे सकते हो। बट जेई के साथ केस सही है कि एक अटेम्प्ट आपको देना होता है 10+2 लेवल पर, फिर उसके बाद एक अटेम्प्ट देना होता है, मतलब हार्डली 2 अटेम्प्ट में आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होता है। राइट। अब देखिए ये इन दोनों एग्जाम में राइटर कहते हैं कि बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। कह रहे हैं कि नीट का एग्जाम हो गया या जेई का एग्जाम हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया, कह रहे हैं कि एग्जाम को तो कह रहे हैं आपको तो कंडक्ट करवाने, क्योंकि एक लंबे समय तक ये पैंडेमिक तो रहने ही वाला है। कह रहे हैं अब तो ये बैलेंसिंग की जरूरत है, एक कैंडिडेट को भी कन्विंस करना होगा। ठीक है। और राइटर कहते हैं कि देखिए पोखरियाल साहब जो मिनिस्ट्रीज है ना, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, कह रहे उन्होंने बड़ा साफ साफ बोल दिया कि कई लाख कैंडिडेट ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है। अब राइटर के अकॉर्डिंग कि देखिए कैंडिडेट का एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना, कहने कि ये कोई सिम्टम नहीं होता कि वो एग्जाम देना चाहते ही हैं, क्योंकि उनकी एक मजबूरी भी हो सकती है। ठीक है। तो बस इसमें कोई सोल्यूशन नहीं देते, कोई कंक्लूजन नहीं निकालते, बस कहते हैं ये 2 डायमेंशन को दिखा रहे हैं और एक एडवाइस यही कर रहे हैं। कह रहे हैं इसमें तो फिर बैलेंस बनाना पड़ेगा एक कैंडिडेट के बीच में, कैंडिडेट के लाइफ के रिस्क के रिगार्डिंग और इस एकेडमिक ईयर के रिगार्डिंग। ठीक है। तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वन आर्टिकल है रिगार्डिंग द पैंडेमिक के फियर के रिगार्डिंग। देखिए कि जब मार्च में स्टार्ट होता है, जब ये पूरा पैंडेमिक का केस चल रहा होता है, तो आई थिंक हार्डली जब लॉकडाउन लगा था तो हार्डली लेस देन 500 केसेस थे, लेकिन फियर बहुत ज़्यादा था, लोगों के अंदर डर बहुत ज़्यादा था। मतलब पर डे 87 केसेस, 70 केसेस, 80 केसेस आ रहे थे, बट स्टिल लोगों के अंदर फियर बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज जब 3 मिलियन की पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है और 75,000 पर डे के केसेस आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर जो डर है, कह रहे हैं वो ख़त्म सा हो गया है। कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक कम हुआ है। कह रहे हैं कि ऐसा कम कैसे हो गया है? कह रहे देखिए कम यूँ हो गया कि पहले क्या हुआ करता था कि एक जो बड़ी पॉपुलेशन थी, कह रही कि वो उससे मर जाया करती थी, कोई ठीक नहीं हो रहा, इसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, या वेरियस टाइप के जो मतलब र्यूमर से फैले हुए थे। अभी क्या हो गया कि अभी लोगों का ट्रीटमेंट भी हो रहा है और एक बड़ी पॉपुलेशन अगर इससे इन्फेक्टेड है तो लोग इतना ज़्यादा उसको रिस्की समझ नहीं रहे, उसको लाइटली ले रहे हैं। कह रहे कि अच्छे से इसको समझने के लिए हम इस साइकोलॉजी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कैसे लेते हैं कि देखिए जब हम फ्लाइट में जाते हैं ना, जब हम हवा में उड़ने की या हवा में ट्रैवल करने की बात आती है तो उसको ज़्यादा रिस्की समझा जाता है, जबकि एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस होता है ऑन द अर्थ। कि अगर आपको कोई भी पोजीशन चाहिए ना, सबसे सेफ वाली पोजीशन, तो वो तो एयरपोर्ट ही होता है। बट स्टिल हवाई यात्रा करना अनसेफ समझा जाता है, जबकि 2019 में हवाई यात्रा से मरने वालों की संख्या 0 है और एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या 1.5 लाख है। बट स्टिल लोग रोड को ज़्यादा सेफ्टी समझते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब आप हवा में होते हो तो सिर्फ आप पायलट के अंडर कंट्रोल में होते हो, कि एक छोटी सी गलती और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन अगर आप रोड पे हो तो काफ़ी कुछ आपके हाथ में होता है, तो इसकी वजह से आप उसको ज़्यादा सेफ समझते हो, उससे ज़्यादा आपको सेफ फील भी करते हो। लेकिन जब आप हवा में होते हो तो हवा में ये केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। कह रहे कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो अगर कुछ भी होता है तो। कह रहे इसी की वजह से कह रहे कि जो ब्रेन
ब्रेन में हमारे एक फियर जो बैठता है कह रहे वो इसी के पर्सपेक्टिव में बैठ जाता है। कहते देखिए अगर हम हवा में होंगे तो फिर तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अभी रोड में है तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो राइटर इसी एग्जाम्पल को देते हुए कह रहे इस पूरे पैंडेमिक की सिचुएशन में कह रहे हैं कि देखिए कि जैसे जैसे केसेस हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं कि अगर किसी ने केस की सीवियरिटी को नहीं समझा कि जो भी उनका एक्शन है कह रहे कि वो कितना ज़्यादा रिस्की है, तो इस पेंडेमिक को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब राइटर का यहाँ एक सोल्यूशन है जो हम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा राइटर कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने जोन को डिवाइड किया हुआ है ना वेरियस उसमें कलर्स में कि ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, रेड जोन है, कह रहे वैसे हमें जो ह्यूमन के एक्शंस हैं कह रहे उनको भी इनमें डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एलियन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बाहर से आपके घर में आता है तो वो पूरा जो एक्शन है करेक्ट आप उसको रेड सिग्नल का नोटिस दे दो, बोलो कि ये वाला एक्शन हो गया, रेड हो गया। अगर आप रिटेल शॉप पे जाते हो, अपने नज़दीकी किराना की शॉप पे जा रहे हो, तो आप इस वाले एक्शन को बोल दो कि ये ऑरेंज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आप किसी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हो, मास्क पहन करके जाते हो और अकेले जाते हो पार्क में मिलने के लिए और आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखते हो, तो आप इस वाले एक्शन को आप ग्रीन में आप इसको डाल दीजिए। यानी जब आप इस तरह से जो वेरियस एक्शन है करें अगर आप उसको रेड, ऑरेंज और ग्रीन में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो जो आम पब्लिक है कह रहे उसको इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कह रहे उसके रिस्क की सीवियरिटी का उसे आइडिया लग जाएगा और पैंडेमिक को कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज की तारीख में द हिंदू में जितने भी आर्टिकल थे वो मैंने सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।